दोस्तों, ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 55-60 के ऊपर है और जो ट्रेवल करते हैं, जो इंडिया से बाहर जाते हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो 10 से 15 घंटे की फ्लाइट पर जाते हैं, तो उनको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। हमारा जो ब्लड है इसका काम है चलना। जिस तरीके से एक नाली में पानी मिट्टी के साथ चल रहा है, अगर पानी रुक जाएगा तो मिट्टी वहीं बैठ जाएगी। उसी तरीके से अगर ब्लड ये लगातार चलता नहीं है और रुक जाता है तो खून जो है जमने का चांस रखता है। खून के जमने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो जिस ब्लड वेसल में से खून चल रहा है उस वेसल की लाइनिंग कैसी है, दूसरा ब्लड की क्वालिटी कैसी है, तीसरा उसका बहाव कैसा है। अब आपकी एज अगर 60 की हो गई है, 55 प्लस की है, तो खून की नाड़ियां थिकन हो जाती हैं, ब्लड की क्वालिटी भी वो नहीं रहती जो बिल्कुल जवानी में थी, तो चांसेस ऑफ डीवीटी बढ़ जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के। जैसे नाम से पता लगता है, वो नाड़ियां जो खून दिल को सप्लाई करती हैं, वेन्स जो हमारी डीप होती हैं पाँव में, उसमें अगर आप लगातार बैठे रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक तो खून के कत्थे उसमें जम सकते हैं और खून दिल की तरफ फिर वापस जब जाता है और फिर जब फेफड़े में जाकर सडन डेथ का चांस करता है। ये चांस तब आता है, एक तो आप में इसकी प्रीडिस्पोजिशन हो, दूसरा अगर आप हवाई जहाज में बहुत लंबा टाइम जाएंगे, पानी कम पिएंगे। मैं दोबारा बोल दूं, जब आप पानी कम पिएंगे और अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बेशक आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े और साथ में आप पानी पीने के साथ साथ हर 1-8 घंटे में चलते रहें या अपने पाँव के पंजों को इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहें ताकि आपके नी के नीचे वाले मसल जो पीछे होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स, उनको हम चलाते रहें। और दूसरी बात आती है हार्ट की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें 3-4 बीमारियों का खास ध्यान रखना होता है। एक तो डायबिटीज, एक ब्लड प्रेशर और एक हार्ट। जो हमारा हार्ट है उसके लिए हमारे को रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है और जनरली दवाई का असर 24 घंटे रहता है। और इंडिया के डॉक्टर्स की वैल्यू आपको बाहर जाकर पता लगती है जब आपको इजीली डॉक्टरी के सर्विस नहीं मिलती और हार्ट की दवाइयां ओवर द काउंटर वैसे नहीं मिलती वैलमार्ट वगैरह पर, जिस तरीके से इंडिया में आप किसी भी केमिस्ट से जाकर बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हो। तो इसलिए एक राय मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप बाहर जा रहे हो, आप अपने फैमिली डॉक्टर को पैसे जरूर दे दीजिए। कोई फीस के मामले में टोकन दे जाइए, 5,000, 10,000, 1,500 रुपए की भाई मैं अमेरिका से या कहीं से फोन करूंगा, मैं काफी दवाइयां ले जा रहा हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे फोन पर पूछ लूंगा। जब आप अपनी ट्रेवल इंश्योरेंस पर आजकल 1 महीने के 35 से 40,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं कि अनटुवर्ड इंस्टेंस में बाहर आपके कोई जरूरत हो तो आप सेवा ले सको, ट्रेवल इंश्योरेंस करा लो, आप वहां पर मेडिकल सेवा ले सको, तो आप इंडिया के किसी डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर को क्यों नहीं आप पहले ही एडवांस में कुछ फीस दे जाते। और दूसरी बात ये आती है कि आप अगर गलती से अपनी दवा भूल जाते हो तो या कहीं पर रखा हुआ पैकेट, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका में आपको कोई दवाई नहीं देगा, ना ऑस्ट्रेलिया में कोई दवाई देगा। वहां आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोगे तो कई दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी और ओवर द काउंटर आपको ना शुगर की, ना ब्लड प्रेशर की, ना खून पतला करने की दवा मिलेगी। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, इंडिया से आप डबल डोर ले जाइए, 2 अलग अलग पाउच बना के जाइए और 2 बैग ले जाइए, दोनों में 1-1 बैग डाल दीजिए। बेशक आपका एक पैकेट एक्स्ट्रा होगा और अपने डॉक्टर से अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 2 महीने का प्रिस्क्रिप्शन ले जाए कि कोई आपको रास्ते में पूछे नहीं कि आप इतनी दवा क्यों ले जा रहे हैं। फिर जनरली जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं
तो आपका जो हॉल्ट होगा या तो दुबई में होगा, अबू धाबी में होगा। अगर आप कहीं यूरोपियन एयरलाइंस से जा रहे हैं तो आपका शायद फ्रैंकफर्ट पे होगा। तो जब आप उतरेंगे और एक ट्रांजिट पे दूसरे इस पर जाएंगे टर्मिनस पर, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई यंगर पर्सन नहीं है, तो आप हमेशा अपना ट्रांजिट टाइम इस तरह कैलकुलेट करके जाएं कि 1-2 घंटे से ज्यादा का हो। 1.5 घंटे तो मिनिमम हो, 4 घंटे का तो बहुत अच्छा है कि आप अपना टाइम लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आपका मेंटल फैकल्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप प्लेन से उतरे, आप एक से दूसरे एयरपोर्ट की तरफ, टर्मिनस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप व्हील चेयर पे नहीं हैं, आपको थोड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यूरिन आ रहा है, आप टॉयलेट जाते हैं, या आप नहीं है तो आपकी वाइफ जाती है, तो आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो उस टाइम आपको अपने लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम से लेना है, आपको रिलैक्स होके जाना है। तो आप एक बात अपने ट्रेवल एजेंट से बात कर लीजिए कि आप पर्पसली अपना ट्रेवल टाइम 4 से 5 घंटे का रखिए। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपने कोई ब्रेसेस पाँव में बांधे हुए हैं, तो सिक्योरिटी में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब भी आप अपना सिक्योरिटी चेकअप कराएंगे तो वहां पर आएगा, टू टू की आवाज आएगी। वो कहेंगे आप अपनी पेंट उतारो, अपना ब्रेस उतारो, फिर पेंट पहनो, फिर ब्रेस पहनो। तो आप अगर व्हील चेयर लेते हैं तो व्हील चेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि व्हील चेयर जो है ना, एयरपोर्ट पर जब आप प्लेन से डिपोर्ट करते हैं, जब उतरते हैं तो सबसे आखिर में होती है। चाहे वो बाद में तेजी से चला के आगे जाता है, लेकिन कई लोगों को बड़ी एप्रीहेंशन हो जाती है, मेरे जैसों को, कि सारे लोग आगे चले गए और मैं व्हील चेयर में सबसे पीछे जा रहा हूं। फिर इन्फेक्शंस का चांस, जो आजकल के एनवायरनमेंट में इतने इन्फेक्शन आ गए हैं जो पहले नहीं थे। कोविड का इन्फेक्शन है, स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन है, एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन फैले हुए हैं। और जब आप बाय एयर जा रहे हैं तो प्लेन प्रेशराइज होते हैं और इन्फेक्शन एक सीट से दूसरी तरफ बड़े आराम से जा सकता है। अगर एक पर्सन खांस रहा है तो वो इन्फेक्शन सब में आ सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप अपने लिए इन्फ्लुएंजा का टीका, निमोनिया और बैक्टीरिया का लगवा के जाए, अपने डॉक्टर से, अपने इंटर्निस्ट से इस बात को वेल इन एडवांस लगवा के जाए। और एक बात का ध्यान रखें कि आप खाना जो है वो आप अपने होममेड फूड लेकर जाएं तो वो बेटर है, या बिल्कुल गर्म खाना खाएं। चाहे आप सोचते हैं कि एयरपोर्ट के खाने बहुत अच्छे हैं या बहुत हाइजीनिक है, तो ऐसा नहीं है। अपनी टमी का आपको खास ध्यान रखना है। और आप अपनी मेडिसिन उल्टी के लिए, लूज मोशन के लिए, पेट दर्द के लिए, बुखार के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा अपने साथ लेकर जाएं। और जब भी आप एयरपोर्ट पर कहीं बैठकर खाना खा रहे हैं तो एक वहां से जो बाथरूम्स हैं, वॉशरूम थोड़े दूर होते हैं, तो सैनिटाइजर आपके पास जरूर होना चाहिए, जिससे आप अपने हाथ 2-4 बूंदों से बिल्कुल साफ करके खाना खाएं। और जब भी आप अपने जो रेस्टोरेंट की टेबल है या कुर्सी को हाथ लगाते हैं, उसके बाद पता नहीं आपसे पहले कम से कम 500 लोगों ने उनको हाथ लगाया होगा, तो वो लगाने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। मैं आपको ऑब्सेसिव होने की बात नहीं कह रहा, लेकिन अपने फेस और आईज को टच नहीं करें। और कभी भी बाथरूम से बाहर निकलते हुए मैं आपको एक टिप दूंगा, हैंडल को मत पकड़ें। जो वहां पर टॉयलेट पेपर आता है उसको अपने हाथ पे लेके उससे हैंडल को पकड़िए। उस टॉयलेट पेपर को बाहर आकर आप किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि ट्रेवल करने वाले आपसे पहले वाले यात्री को हेपेटाइटिस बी तो नहीं था, HIV तो नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो होता है वो HIV के इन्फेक्शन से 20 गुना ज्यादा इन्फेक्शन होता है, चांस होता है होने का। तो आपको एक पब्लिक प्लेस में, टॉयलेट में, मैं ऑब्सेशन की बात नहीं कर रहा, अगर आप सिंपल प्रिकॉशन ले लेते हैं, बाथरूम में हैंडल को आप खुद पकड़ते डायरेक्टली नहीं है, किसी टॉयलेट पेपर को लेकर उसके थ्रू पकड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। और एक चीज और है, मैं कहूंगा कि आप मेरी एज में यानी कि 60-65 प्लस में आप बाहर अगर अब्रॉड जाते हैं तो ग्रुप में जाएं, अकेले मत जाएं और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ना जाएं। एक ग्रुप होना चाहिए
क्योंकि समटाइम्स साइकोलॉजिकली देखा है कि पर्सन कल्चरल रिट्रीट में चला जाता है, यानी कि उसको लगता है मैं तो इस जगह को बिलोंग ही नहीं करता, मेरा तो घर ही कुछ और है। उसको अपने गांव की, अपने शहर की याद आने लगती है। एटलीस्ट मैं यूरोप में था, जर्मनी में था, शायद बर्लिन में था, तो मुझे वहां लगा एक वैक्यूम सा, और मुझे अपने देश की मिट्टी की याद आने लगी कि मेरा देश चाहे पोल्यूशन के साथ है, लेकिन मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी वहां पर कि मैं किसी और के साथ बैठा तो जाकर मैं रिलैक्स हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप अकेले मत जाएं, आप हमेशा ग्रुप में जाएं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, आपके 60-65 से ज्यादा है, तो आप एक बात याद रखें कि पूरी दुनिया में क्राइम है। आप ये सोचे कि इंडिया में क्राइम ज्यादा है तो बाहर कहीं ज्यादा है, तो वहां पर इंक्रीज वल्नरेबिलिटी होती है क्राइम के लिए हमारी एज ग्रुप में, और कई निगाहें आपको घूर रही होती है कि जो आपका पासपोर्ट छीन जाएंगे, आपका पर्स छीन जाएंगे। और इसलिए आप जब भी चले वेल लिट एरियाज में चले, अंधेरे में ना चले, और एक पर्पस के साथ चले, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलें। जैसे आप इंडिया में चल रहे हो कि जो आसपास के लोग हैं कहीं इस कंफ्यूजन में ना रहें कि आप बिल्कुल नए हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है। और लोनली जगह पे मत जाइए, डार्क प्लेसेस पे जो इलिट हो, जहां रोशनी ना हो और अकेले हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, वहां ना जाए। और जिस तरीके से यहां होता है आप इंडिया में कि आप अगर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएंगे तो वहां भी बहुत लूट है। आप ये सोचे कि वहां बहुत ज्यादा साफ सुथरा माहौल है, तो ऐसा नहीं, कि दुनिया है। आपको लोकल प्लेसेस पर जाकर शॉपिंग करनी है, और इस भुलेखे में ना रहें कि वहां पर हैगलिंग नहीं होती, वो कोई शर्म नहीं है कि आप देखें। ऑफ कोर्स वहां आप शॉप का एटमॉस्फेयर, बिहेवियर देख लें, लोकल शॉपिंग सेंटर में जाकर खरीदे। और एक चीज और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, कार्स का। वहां पर ऑटोबान जो हाईवेज हैं, वहां कार इतनी तेज चलती है जिसकी स्पीड 200 मील, 150 मील, मैं किलोमीटर नहीं मील की बात कर रहा हूं, इतनी तेज होती है कि आपको डॉट्स ही नजर आएगी। आप सोचोगे आप रोड क्रॉस कर लोगे, और बाय द टाइम आप रोड क्रॉस कर रहे होगे तो कार आपके पास आ जाएगी और आपको बैंग मार भी देगी, तो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि वो जगह रोड क्रॉस करने की नहीं है। जैसे इंडिया में आप हाईवे क्रॉस करते हो, यूरोप में स्पेशली जर्मनी में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो मेरे साथ हुआ था, मैं चाहूंगा कि आप इससे बच के रहें। कभी भी हाईवे पर रोड को जर्मनी में क्रॉस न करें, जहां पर डेजिग्नेटेड पास है वहीं से क्रॉस करें। फिर मॉल्स, अब तो इंडिया में भी मॉल आ गए हैं बड़े ऊंचे, जिसमें एलिवेटर लगे हुए हैं, लेकिन आप एक बात देखेंगे, एलिवेटर के साथ जो ऊंचाई होती है वो होती है 3 से 4 फुट की। मैं पर्सनली एक केस को जानता हूं, जहां एक बच्चा था, पहली बार गया, मचल रहा था, और वो 3rd फ्लोर से अनफॉर्चुनेटली एलिवेटर से नीचे गिर गया और बचा नहीं। तो उनका ट्रिप सिंगापुर का ऐसा खराब हुआ कि जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी शॉप भी वाइंड अप कर दी और डिप्रेशन में चले गए। तो आप जब भी बाहर जाएं, बच्चों को पकड़ के रहें और पूरा ध्यान रखें, और कभी भी इस तरीके से मॉल्स पर एलिवेटर्स वाले में बच्चों का हाथ मत छोड़ें, और इवन एडल्ट जो है वो भी अपना ध्यान रखें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप घर पर हैं और आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप योगा नहीं करते, तो आप अगर बैठेंगे तो आपको जमीन से उठाने वाला आपका कोई सर्वेंट होगा, कोई मेड होगी, कोई बच्चा होगा, या आप रेंग कर पास कोई कुर्सी पड़ी होगी, उससे आप सहारा लेकर उठ जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करिए, अगर आप कोई एंजॉय करने के लिए बीच पर बैठ गए और आप अकेले हैं, तो वहां से कई बार एक 65 प्लस के पर्सन को बिना सहारे के उठना मुश्किल हो जाता है। तो आप अकेले कभी मत बैठिए, आपके साथ कोई और होना चाहिए जो आपको अगर जरूरत हो तो उठने में आपकी मदद कर सके। तो ये कुछ टिप्स थी, मैं उन लोगों को देना चाहता था जो मैंने अपने पर्सनल तजर्बे में जो चीजें मैंने देखी, जो मेरे साथ गुजरी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं कि आप इन बातों को जितना बचा सकें बचा के चले। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट्स अच्छे लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और कमेंट जरूर कर दीजिए कि मैं एक्स्ट्रा ऐसे और कौन से पॉइंट अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूं। थैंक यू सो मच।